हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि फिजिक्स के रहेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि पिछला जो वीडियो हम लोगों का हुआ था, पिछले जो भी वीडियो ऑब्जेक्टिव के हुए थे वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से, लेंस से और नेत्र से हुआ करते थे। लेकिन अब हम लोग आए हैं किसमें? विद्युत धारा में। किसमें? विद्युत धारा में। तो विद्युत धारा का सबसे पहला प्रश्न क्या रहेगा? तो विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता दो बातों पर निर्भर करता है, एक चालक के प्रकृति पर और दूसरा ताप पर। एक चालक के प्रकृति पर और दूसरा ताप पर। चालक के प्रकृति पर, चालक के प्रकृति पर और दूसरा ताप पर निर्भर करता है। अब दोस्तों हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन में दोस्तों चालक की प्रकृति है। क्या है? चालक की प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चालक की प्रकृति। अगर ये ताप भी रहता है इसमें ऑप्शन, तो इनमें से दोनों को हम लोग टिक करते, क्योंकि चालक का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? ताप पर और चालक की प्रकृति पर। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है जो बार बार बिहार बोर्ड पूछा है और हो सकता है कि 2023 में पूछे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत शक्ति का ना एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? जल इनमें से किसके अर्थ से होता है? देखेंगे ऑप्शन मेरे दोस्त। तो ऑप्शन में हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। हाइड्रा का मतलब जल होता है। हाइड्रा का मतलब क्या होता है? जल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है ये देखेंगे। तो कह रहा है ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, किसी भी चालक को अगर गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोधक बढ़ जाता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार बिहार बोर्ड पूछता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है या आमीटर होता है। इसी को आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमीटर। आमीटर, एम्पियर या आमीटर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है मेरे दोस्त? एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, कितना वोल्ट? 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। इनमें फिलामेंट प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों फिलामेंट प्रतिरोध निकालने के लिए एगो सूत्र होता है। कैसे कि ये हिंग और मुरा है तो इसको हम लोग मानेंगे नहीं। तो इसका एगो सूत्र होता है, शक्ति और वोल्ट दिया हो, शक्ति और वोल्ट दिया हो तो प्रतिरोध निकालने का आर बराबर फॉर्मूला होता है क्या थी? वी स्क्वायर बटा पी। वी स्क्वायर बटा पी। तो वी यही ना है वोल्ट, तो वी का मान लिखेंगे 220 का होल स्क्वायर अब बटा पी का मान कितना है? 100। तो हो जाएगा हमारा 220 गुने इसको लिख लेंगे 220। अब बटवा में क्या कर देंगे? 100। एगो जीरो से एगो जीरो और एगो जीरो से एगो जीरो। अब दोस्तों हो गया 22 में 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 484। कितना होगा? 484। तो ऑप्शन में देखिए ना मेरे दोस्त, कहीं 484 नजर आ रहा है, तो यहाँ 484 नंबर यहाँ नजर आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। ऐसे ही और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इसमें शामिल है। पहला कर है दोस्त,
1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है मेरे दोस्त? तो हम लोग जानते हैं कि वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। तो विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। अब दोस्तों क्या होता है, इसको अगर हम V से सूचित करें तो ये W से और ये Q से सूचित होगा। अब देखिए दोस्त यहाँ होता क्या है, यहाँ एक V बराबर पूछ रहा है ना, तो एक कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। अब बता आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो हमारा आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो हमारा आंसर इस ऑप्शन में पकड़ाएगा क्या? तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रह रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। विभवांतर मापने वाले यंत्र, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर कहा जाता है। ये हमको रटना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? एम्पियर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एम्पियर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एम्पियर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र ओम पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओम के नियम से। तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। अब दोस्तों देखते हैं, हमको R निकालना है ना, आर को ना ओम कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ये R हमारा प्रतिरोध हो गया, तो इसको इधरे रख लेंगे। इसके साथ ये गुना में है तो एक साथ ही बाटा में आ जाएगा। तो V बटा आई इजकल टू हमारा R हो जाएगा। अब इसको पलट दीजिए, R इजकल टू V बटा आई। तो यहाँ देखिए तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए V बटा आई के नहु ऑप्शन में है, तो V बटा आई ऑप्शन नंबर क्या हो गया? B हमारा करेक्ट आंसर हो गया। B क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? धातुएं धारावाहक होते हैं। धातुएं धारावाहक होते हैं किसके? प्रोटॉन के, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के, कि कोर इलेक्ट्रॉन को? तो दोस्तों धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन के धारावाहक होते हैं। किसके धारावाहक होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन के धारावाहक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा की माप आमीटर से की जाती है। किससे की जाती है? आमीटर से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कौना उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन है ए मीटर। तो ए मीटर में देखे होंगे कि इस प्रकार का चिन्ह दिया होगा, तो इधर प्लस और इधर माइनस, इसमें तो होता है। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी सेम होता है। वोल्ट मीटर भी क्या होता है? सेम होता है, इधर प्लस और इधर माइनस। तो इसमें भी प्लस माइनस चिन्ह है। लेकिन ये कुंडली जो होता है ना मेरे दोस्त, ये कुंडली कुछ इस प्रकार से कुंडलित होता है। तो इसमें धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों श्रेणी क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, हम लोग ऑफलाइन बैच में भी पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस
R2। तो 2 है इसलिए R1 और R2 रख लिए। R1 का मान कितना दिया है 10 ओम, कितना दिया है 10 ओम, और R2 का मान कितना दिया है 20 ओम दिया है। तो 10 और 20 कितना ओम आंसर हो गया 30 ओम हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 30 ओम। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि V = W बटा Q फॉर्मूला होता है, V = W बटा Q फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों WA का मतलब तो कार्य होता है, WA का मान ना कार्य होता है। ये हमारा आवेश होता है, क्या होता है आवेश होता है। ये W का मतलब कार्य और Q माने आवेश, और ये बेचारा हो गया विभवांतर, क्या हो गया विभवांतर। तो विभवांतर का मान हमारा 12 वोल्ट दिया है, और कूलाम का मान यानी आवेश का मान दिया है कितना 2 कूलाम। तो हम W नहीं निकाल सकते हैं, तो W निकालने के लिए क्या करेंगे W = VQ। V का मान कितना है तो 12 वोल्ट आगुने आवेश का मतलब 2Q। तो 12 दूनी 24, W = 24 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर निकल जाएगा, कितना जूल 24 जूल। ऑप्शन नंबर क्या निकलेगा बी 24 जूल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, यहां से कार्य का मान निकालेंगे। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। किसी विद्युत बल्ब के अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित कराते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी होगी। सबसे पहले तो 220 वोल्ट पर चला रहा था तो 100 वाट निकलता था। अब दोस्तों क्या कर रहा है 110 वोल्ट दे रहा है, कितना दे रहा है 110 वोल्ट। तो अब शक्ति कैसा निकलेगा, अब शक्ति कैसा निकलेगा ये जानना चाह रहा है। तो हम लोग सबसे पहले R निकाल लेंगे, यहां से ज्यादा लफड़ा नहीं करना है। ये V का मान है और ये P का मान है, तो V² बटा P करके हम लोग R निकाल लेंगे। सबसे पहले V² बटा P वाले फॉर्मूला से R निकाल लेंगे, तो V² बटा P वाला फॉर्मूला से निकालेंगे तो 220 का स्क्वायर कह रहा है, एक और मतलब एक बार फिर लिख दीजिए 220। अब बटा P का मान कितना है, पहला वाला P का मान है 100, तो 1 0 से 1 0 है, 1 0 से है 1 0, मान कितना निकल गया R का तो 484 ओम निकल गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है कि वोल्ट का मान दिया है तो दूसरा P निकालना है। तो अब दूसरा P निकालना है तो इसी फॉर्मूला से अब दूसरा में P निकालना है, P निकालना है तो एक जगह पर R आ जाएगा, ये केकरा जगह पर चल जाएगा R वाला जगह पर। तो अभी दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे P = V² बटा R, V² बटा R। तो अब V का मान कितना दिया है, तो अब V का मान दिया है 110 वोल्ट, तो स्क्वायर कह रहा है तो 110 गुने 110 करेंगे। अब बटा में R का मान कितना है 484 आया है। अब इसको क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे तो 11 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 121 आएगा, इस पर 2 0 आ गया। अब बटा 484, कितना 484। अब इसको दोस्त क्या करेंगे, तो अब इसको करना कुछ नहीं है, हम लोग देखेंगे 121 चौके 484 कट जाएगा। अब यहाँ 100 बचा तो 25 चौके 100 कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर आएगा 25 वाट आएगा, कितना आएगा 25 वाट। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे दोस्त, ऑप्शन में देखेंगे इधर 25 वाट, तो हमारा ऑप्शन में कहाँ है 25 वाट, ऑप्शन नंबर डी 25 वाट। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बचे हुए हैं। तो कह रहा है कि दोस्त 2 चालक तार जिसमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास क्या है समान है, लंबाई तथा व्यास क्या है समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और फिर उसको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है।
तो पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करें। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ ले रहा है, उसके बाद पार्श्व क्रम में जोड़ रहा है, तो इसका इन दोनों का श्रेणी क्रम का और पार्श्व क्रम का जो अनुपात होता है उसी को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे, ये R1 और ये R2 होगा। और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे मेरे भाई, तो समांतर क्रम में जब इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ेंगे, कुछ इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो दोस्तों जब चालक का लंबाई और व्यास दोनों समान है तो इससे समान प्रतिरोध निकलेगा कि नहीं, समान प्रतिरोध प्राप्त होगा कि नहीं। तो जब समान प्रतिरोध होगा तो हम लोग इसको मान कह नहीं सकते हैं कि R1 इक्वल टू R और R2 इक्वल टू R, इस प्रकार से। तो R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा R1 प्लस R2, एक मतलब R प्लस R यानी स्क्वायर 2R। अब उसी प्रकार इसको निकालेंगे मेरे भाई, तो इसको निकालेंगे तो समांतर क्रम में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब दोस्तों जब ये समान लंबाई है और समान व्यास है तो इन दोनों का भी इसी के तरह R मान लेंगे। तो R1 इक्वल टू R हो जाएगा, R2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। अब इस प्रकार से जब बनाएंगे मेरे भाई, जब बनाएंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू R, एक मतलब 1 प्लस 1 माने 2/R। अब R इक्विवेलेंट अगर निकाला जाए तो ये पलट जाएगा, R बटा कितना हो जाएगा 2, R बटा कितना हो जाएगा 2। अब दोस्तों इसका हम लोगों को अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात में क्या होता है मेरे भाई, अनुपात में क्या होता है, इसको रख देंगे ऊपर 2R बटा इसको रख देंगे नीचे R बटा 2 है, R से R खत्म हो गया, 1 2 3, तीसरा बटा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो अनुपात क्या होगा मेरे भाई, अनुपात इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी के 4 अनुपात 1। तो 4 अनुपात 1 कहाँ है मेरे भाई, ऑप्शन में 4 अनुपात 1 कहाँ है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ 4 अनुपात 1 है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 4 अनुपात 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। रेशम से जब कांच को रगड़ेंगे ना मेरे भाई, रेशम को जब कांच से रगड़ेंगे तो कांच के छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होगा, क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, ऊन के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर, ऊन से एबोनाइट के छड़ को जब हम लोग रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न आवेश होता है। तो एबोनाइट के छड़ पर क्या आवेश उत्पन्न हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम कार्य करता है, यानी लागू होता है। 2 आवेशित वस्तुओं पर, मान लीजिए 2 आवेशित वस्तु, एगो Q और एगो इधर Q2 है, एगो Q1 और Q2 है। अगर इसके दोनों के बीच में कुछ दूरी है, मान लीजिए R दूरी है, तो इस पर याद रखिए कौन सा फॉर्मूला लगाए थे, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R² वाला फॉर्मूला लगाए थे। और ये फॉर्मूला कौन होता है, ये कूलाम का ही तो नियम होता है। किसका नियम होता है, कूलाम का नियम होता है। तो ये कूलाम के नियम पर कार्य करता है, किसके नियम पर कार्य करता है, कूलाम के नियम पर कार्य करता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या है। तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक
यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसमें से देखेंगे मेरे दोस्त, P बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, I² R होता है। P इजकल टू मेरे दोस्त VI फॉर्मूला होता है। P इजकल टू V²/R फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे दोस्त IR² कभी P का फॉर्मूला नहीं हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सभी P को दर्शा रहे हैं, लेकिन ये बी नंबर जो ऑप्शन है IR², ये विद्युत शक्ति को नहीं दर्शा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, बिजली के फ्यूज या तार बना होता है। बिजली का फ्यूज या तार बना होता है टीना का, शीशा का, बिस्मथ का, इनमें से सभी। तो बिजली का फ्यूज किसका बना होता है? तो मेरे दोस्त सभी, इनमें से सभी, टीन, शीशा और बिस्मथ, इनमें से सभी का बना होता है। अब चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान कितना होता है मेरे दोस्त? तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से निकालेंगे कि हम लोग जानते हैं 4.186 कैलोरी होता है। कितना जूल बराबर? 1 जूल बराबर। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसलिए चूंकि इतना बराबर इतना होता है, इसलिए 1 कैलोरी बराबर 1/4.186। अब दोस्तों जब इसको हम लोग काटेंगे ना, जब इसको काटेंगे तो इसको लगभग हम लोग कितना में काटेंगे? तो 0.2369, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी। तो हमारा आंसर कहाँ है? 0.24 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर है 0.24 कैलोरी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? बल्ब के तंतुओं के बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने में किया जाता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मेरे दोस्त होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है। इसको याद कर लीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ वोल्ट होता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? 1 वाट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि P यानी पावर, पावर का ही एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। तो P बराबर फॉर्मूला हम लोग देखे थे I² होता है। P इजकल टू फॉर्मूला हम लोग देखे थे VI होता है। P इजकल टू फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि V²/R होता है। P इजकल टू फॉर्मूला क्या देखे थे? V²/R होता है। अब दोस्तों इसमें से हम लोग अगर यहाँ V और यही विद्युत धारा को अगर एम्पियर में A लिख दे तो कोई दिक्कत? तो ये हमारा आंसर इसमें से कहाँ मिल रहा है? तो ये हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी VA। ऑप्शन नंबर सी क्या मिल रहा है? 1VA। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? अगर दो आवेश एगो Q1 और एगो क्या है Q2 है, एक दूसरे से R दूरी पर रखा गया है, तो कूलाम के नियम से उत्पन्न बल होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्त ये फॉर्मूला बेस्ट है और कूलाम के नियम का फॉर्मूला है होता है F बराबर K Q1 Q2/R² होता है। तो ये ऑप्शन में कहीं है, देखिए तो ये ऑप्शन में अगर कहीं होगा तो उसको खींच लेंगे। K
Q1 इंटू Q2 अब बटा आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कूलाम के नियम एक नियतांक है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कूलाम के नियम में के क्या है, तो के को कूलाम नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, के को कूलाम नियतांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।